हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि राज्य का विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम इस टॉपिक में जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके ले लिया हूँ, ताकि आपको एक भी पॉइंट मिस ना हो और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन का आप आंसर देकर आएँ। तो ये वीडियो अगर आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। तो चलते हैं हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, वो भी पूरे बेसिक के साथ देखेंगे। ये जो विधानमंडल होता है जो राज्य का, वो केंद्र का संसद से समानता रखता है। ठीक है, राज्य में जो विधानमंडल होता है वही सेम सेंट्रल में क्या होता है, संसद होता है। तो विधानमंडल का जो काम होता है वो संसद का भी वही काम होता है। तो मैंने संसद यानी कि पार्लियामेंट पे एक वीडियो बनाया हूँ, आप अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल में बेसिक के साथ समझाया हूँ। सेम वही चीज़ क्या होता है राज्य में विधानमंडल का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो विधानसभा होता है जो निम्न सदन कहा जाता है, सेम उसी तरह की जो केंद्र में जो संसद का जो निम्न सदन होता है लोकसभा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विधान परिषद। जो राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसे कहा जाता है विधान परिषद। सेम उसी तरह जो संसद का उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, और एक होता है राज्यपाल। फाइनली उनको कोई भी विधेयक भेजा जाता है नियम बनाने के लिए। तो उसी तरह केंद्र में जो संसद में जो होता है उसमें राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से अगर कोई विधेयक पारित होकर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर अगर अपना सहमति जाहिर करते हैं तो वो कानून बनता है। ठीक उसी तरह राज्य में राज्यपाल अगर विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर कोई विधेयक अगर राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उस पर अपना सहमति जाहिर करते हैं तो वो राज्य में वो कानून लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि विधानमंडल का जो भी कार्य होता है वो सभी कार्य केंद्र में किसका होता है, संसद का होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे सिमिलरिटी देखने के लिए मिलता है विधानमंडल और संसद में। चलिए हम उसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में, पूरे बिल्कुल बेसिक के साथ मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है राज्य की विधानमंडल, जो कि अनुच्छेद 168 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। राज्य की विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर, ये जो लेजिस्लेटर होता है वो तीनों को लेकर गठित होता है। कौन कौन है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि केंद्र में संसद होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को लेकर गठित होता है। ठीक उसी तरह राज्य में राज्य का जो विधानमंडल होता है वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को लेकर गठित होता है। ठीक है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, और विधान परिषद जो होता है वो राज्य की विधानमंडल में उच्च सदन कहा जाता है। ठीक उसी तरह केंद्र में जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। और नेक्स्ट आता है राज्यपाल। जिस तरह राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का प्रमुख होते हैं, एक अभिन्न अंग माना जाता है, उसी तरह केंद्र में राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। क्योंकि केंद्र में अगर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक उनके पास भेजा जाता है तो वो अगर अंतिम सहमति देते हैं उस विधेयक के ऊपर तो वो कानून बन पाता है पूरे देश में। ठीक है, उसी तरह राज्य में भी ऐसा होता है कि विधानसभा और विधान परिषद से कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल अगर उस पर अंतिम हस्ताक्षर यानी कि सहमति देते हैं तो वो राज्य में कानून बन पाता है। तो केंद्र में जो संसद होता है और राज्य में जो विधानमंडल होता है उनमें काफ़ी सारे सिमिलरिटी है। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके हम देखेंगे। तो हम पहले विधानसभा देख लेते हैं। तो विधानसभा में क्या है, सभी राज्य के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर।
यानी कि ये विधानसभा जो है वो भारत के प्रत्येक राज्य में है ही है। उसके अलावा भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 3 में भी विधानसभा है, ठीक है। वो कौन कौन सा है? दिल्ली, पुडुचेरी और कौन सा है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। इन तीनों में विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है विधान परिषद। ये जो विधान परिषद है वो भारत के जो 28 राज्य है उसमें से केवल 6 में ही विधान परिषद है, यानी कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो भारत के 28 राज्य में से केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। वो 6 राज्य कौन कौन सी है? वो 6 राज्य है आंध्र प्रदेश जिसमें 58 सीट है, कर्नाटक जिसमें 75 सीट है, उत्तर प्रदेश जिसमें 100 सीट है। जितने भी राज्य में विधान परिषद है उसमें से सबसे ज़्यादा यानी कि ये 6 में से सबसे ज़्यादा सीट किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। विधान परिषद के सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश का है जो कि 100 सीटें हैं। तो नेक्स्ट आता है बिहार जिसमें 75 सीट है, महाराष्ट्र जिसमें 78 और तेलंगाना जिसमें 40 सीट है, ठीक है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है वो अपना विधान परिषद को समाप्त करने के लिए जनवरी 2020 में विधानसभा से एक विधेयक पारित कर संसद में भेजा गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश अपने राज्य में विधान परिषद को हटाने के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो ये जो विधान परिषद है उसके बारे में अनुच्छेद 169 और अनुच्छेद 171 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। और जो ये जो राज्यपाल है उसके बारे में मैं पहले से ही वर्णन कर चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट आता है संसद। तो हम विधानमंडल को समझने से पहले हम थोड़ा संसद को समझ ले ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये जो संसद होता है वो लोकसभा और राज्यसभा को लेकर गठित होता है और राष्ट्रपति जो कि संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो हम सदस्य की अगर देखें तो लोकसभा के जो सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है, ठीक है। उनको हिंदी में सांसद कहा जाता है और अंग्रेजी में उनको क्या कहा जाता है? एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो उसी तरह हम देख लेते हैं विधानमंडल में क्या होता है। तो ये जो विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर होता है वो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिलाकर विधानमंडल गठित है और राज्यपाल जो है उसका अभिन्न अंग है, ठीक है। तो ये जो विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएलए। और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएलसी। और ये दोनों को यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ओवरऑल हम क्या कहेंगे? विधायक। क्या कहेंगे? विधायक, जिसे अंग्रेजी में लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप संसद और विधानमंडल के जो भी सदस्य हैं उनको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आता है राज्य विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर। तो आज हम राज्य विधानमंडल को बिल्कुल डिटेल में, वो भी एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझेंगे और आपका एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। यानी कि राज्य विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में संविधान के भाग 6 में वर्णन देखने के लिए मिलता है, वो भी अनुच्छेद 168 से 212 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की ज़्यादातर कानून विधेयक राज्य विधानमंडल में ही प्रस्तुत होते हैं। यानी कि राज्य में जो भी नियम कानून लागू करना होता है वो राज्य विधानमंडल से ही पास होकर राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल अगर उस विधेयक के ऊपर अपना सहमति देते हैं तब जाकर राज्य में कानून बन पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार
प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। तो अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि ये जो विधानमंडल होगा वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बना होगा। तो भारत में जो 28 राज्य हैं उसमें से 6 ही राज्य में क्या है, विधान परिषद है और बाकी में नहीं है। तो जो विधानसभा और राज्यपाल होते हैं उनको लेकर बाकी राज्य विधानमंडल गठित करते हैं, और जहाँ पर विधान परिषद है तो वहीं पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को लेकर विधानमंडल गठित है, और जहाँ पर विधान परिषद नहीं है वहीं पर केवल विधानसभा और राज्यपाल को लेकर विधानमंडल गठित है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद जो उच्च सदन है, जबकि दूसरे का नाम विधान सभा जो निम्न सदन कहा जाता है। यानी कि विधानमंडल जो है वो उच्च सदन और निम्न सदन को लेकर गठित है। तो उच्च सदन को क्या कहा जाता है, उच्च सदन को विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और निम्न सदन को विधानसभा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ये पॉइंट कहता है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिनमें से केवल 6 राज्यों में यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदन है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद देखने के लिए मिलता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद देखने के लिए मिलता है। वो 6 राज्य कौन कौन सी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब कुछ आता है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से तीनों में विधानसभा देखने के लिए मिलता है। वो तीनों कौन कौन सी है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है, राज्य में विधानमंडल की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य का सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। यानी कि राज्य में विधानमंडल के बिना स्वीकृति से कोई भी सरकारी खर्च यानी कि राज्य में नहीं किया जा सकता, ये चीज़ कहा गया है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के 2 सत्र के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार। यानी कि राज्य में जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं उनका जो सत्र होता है वो दोनों सत्र के मध्य 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि वर्ष में 2 बार सत्र निहाती होना चाहिए, कम से कम 2 बार। यानी कि ज़्यादा भी बार हो सकता है लेकिन वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी कि 2 से ज़्यादा बार भी हो सकता है एक साल में। तो साल में 2 बार होना अनिवार्य है, ठीक है, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है विधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका। यानी कि विधानमंडल में राज्यपाल का क्या क्या भूमिका हो सकता है उन सबको हम देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने राज्यपाल के बिल्कुल डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस चीज़ को भी देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया है। तो यहाँ पर विधानमंडल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको मैंने लिया है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम रिलेटेड वो सभी को मैंने डिस्कस किया है। तो उस वीडियो को भी जाकर देख लिए। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। यानी कि यह पॉइंट कह रहा है कि जो विधानमंडल है वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को लेकर गठित है, फिर भी वो विधानमंडल के किसी भी सदन में वो अपना योगदान नहीं देते हैं। यानी कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्यपाल की सहमति के बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह जो कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति वहाँ पर अपना अंतिम हस्ताक्षर देते हैं, तब जाकर कानून बन पाता है।
तो उसी प्रकार राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद से कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उस विधेयक पर अपना अंतिम सहमति देते हैं, तब जाकर राज्य में कोई कानून बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति है, यानी कि राज्यपाल चाहें तो मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, राज्य की विधानमंडल का सत्र ना होने पर वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी कि राज्य में कोई कानून लाने का कोई ज़रूरत है और उस समय कोई भी सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके वो कानून बना सकते हैं। तो ये चीज़ कहा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्यपाल राज्य की विधानमंडल के दोनों सदनों को संबंधित सम्मान और सत्रावसान करता है, यानी कि राज्यपाल जो हैं वो दोनों सदनों को संबोधित भी कर सकते हैं और संपन्न कर सकते हैं और सत्रावसान यानी कि सत्र का समाप्ति भी कर सकते हैं, वो राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य विधान सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानमंडल का निम्न सदन यानी कि प्रथम सदन भी कहा जाता है राज्य विधानसभा को। उसको हम देखेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे। ठीक है, राज्य के जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को विधानसभा कहते हैं, यानी कि जो विधानसभा का सदस्य होते हैं उनको देश के जनता चुनते हैं, वो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट उनको चुना जाता है और उसमें जो भी सिलेक्ट होते हैं वो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक कहलाते हैं, जैसे कि एमएलए होते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट जनता से चुने होकर विधानसभा में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो राज्य का जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो राज्य में अपने कार्यकलाप के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आता है, ये राज्य विधानमंडल का निम्न सदन अस्थायी सदन होता है। तो ये जो राज्य विधानमंडल का जो विधानसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है, क्योंकि वो 5 वर्ष में उसे भंग कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए उसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट होता है, आमतौर पर राज्य के मुख्यमंत्री ही विधानसभा के नेता होते हैं, यानी कि विधानसभा के जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है उन दल का नेता को ही क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राज्यपाल उन दल का नेता को ही मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करते हैं, तो मुख्यमंत्री ही विधानसभा के नेता इसलिए कहलाते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विरोधी लाते हैं, यानी कि विरोधी दल के नेता सरकार के विरुद्ध सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही उसको लाया जाता है। जैसे कि संसद में लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसी तरीके से विधानसभा में ही कौन लाता है, विरोधी दल के नेता अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। जो भी राज्य में शासन चलाते रहे जो भी पार्टी, उसके विरुद्ध सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, विधानसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरे बैठक की प्रथम तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना आवश्यक है। यानी कि ये पॉइंट को मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो विधानसभा का जो सत्र होता है, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उनमें जो सत्र यानी कि बैठक जो बुलाया जाता है, उन 2 बैठक के मध्य 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि वर्ष में यानी कि साल में कम से कम 2 बार तो बैठक होना चाहिए। 2 बार से ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 बार होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विधानसभा की गठन, यानी कि विधानसभा की जो भी गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में दिया गया है। ठीक है, तो विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। यानी कि विधानसभा के सदस्यों को जनता डायरेक्ट चुनता है, तो उन सदस्य की संख्या अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, उससे ना तो ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, 500 से अधिक नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, जो गोवा का जो विधानसभा का सदस्य संख्या 40 है,
मिजोरम का सदस्य संख्या 40 है, सिक्किम का 32 है, पुडुचेरी का 30 है। तो ये कुछ अपवाद है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, जो टॉप 5 राज्य हैं जिनमें विधानसभा की सदस्य की संख्या अधिक है उसको भी आप ध्यान रखिए। यूपी में 403 है, वेस्ट बंगाल में 294 है, महाराष्ट्र में 288 है, गुजरात में 243 है और तमिलनाडु में 234 है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए इसको भी मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य है, जो सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। यानी कि भारत के जो भी 28 राज्य हैं उन 28 राज्य में उत्तर प्रदेश की जो सदस्य संख्या है विधानसभा का वो सबसे अधिक है। कितना है? 403 है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि उसका विधानसभा की सदस्य संख्या 403, विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है। इसी तरह राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या उसमें ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में ही लोक संख्या ज़्यादा है, इसीलिए उसका विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में सदस्य की संख्या अधिक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये विधानसभा होगा। ठीक है, विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से होता है। यानी कि जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, जिसे हम विधायक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 303 के तहत राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मनोनीत करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि एंग्लो इंडियन का जो भी आरक्षण होता था, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, उनको अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर जिसे भी कहा जाता है। तो विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। यानी कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, तो उन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य स्वयं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये विधानसभा के अध्यक्ष ही तय करते हैं और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उसको कौन चेक करता है? उसको चेक करते हैं विधानसभा अध्यक्ष, और उस विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेकर ही विधानसभा में उसको लाया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विधानसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं। तो जब विधानसभा भंग होता है तब भी वो अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक नया विधानसभा गठन नहीं हो जाता और चुनाव नहीं हो जाता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तब तक वो विधानसभा के अध्यक्ष बने रहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अध्यक्ष अगर अपना पद त्यागना चाहते हैं, अपना पद से हटना चाहते हैं, तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष अपना पद त्यागना चाहते हैं तो वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। यानी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से कोई भी अगर अपना पद छोड़ना चाहता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलते हैं नेक्स्ट आता है योग्यता, यानी कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो पहला योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। ये तो सब में कॉमन होता है कि वो भारत का नागरिक हो, वो केंद्र और राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, वो न्यायालय द्वारा दिवालिया यानी कि पागल घोषित ना हो। ये सब कुछ कॉमन है, तो ये इसलिए मैंने इसको नहीं लिया हूँ, ये सबको आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनका जो आयु है, न्यूनतम आयु विधानसभा के सदस्य बनने के लिए वो कितना है? 25 साल है। यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है शपथ। तो शपथ कौन दिलाता है भाई?
तो शपथ जो है राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति शपथ दिलाते हैं विधानसभा के सदस्यों को। तो वो कौन है? अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम विधानसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। यानी कि अगर राज्यपाल शपथ नहीं दिलाते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति जो कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनको। और वो जो है वो विधानसभा के सदस्यों को वो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? विधानसभा के जो अस्थायी सभाध्यक्ष होते हैं, जो कि प्रोटेम स्पीकर, वो विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है गणपूर्ति यानी कि कोरम। विधानसभा के गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग या 10 जो भी अधिक हो। तो ये क्या है भाई, इसको आप समझाइए। गणपूर्ति जो होता है वो किसी भी बैठक को बैठने के लिए जो न्यूनतम सदस्य की ज़रूरत होता है उसको गणपूर्ति कहा जाता है। यानी कि उतने सदस्य नहीं होंगे तो बैठक नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि बैठक नहीं बैठाया जा सकता। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी बैठक में 50 सदस्य उपस्थित हैं। उन 50 सदस्य में से 1/10 को अगर हम लेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 सदस्यों को लेकर तो कोई बैठक नहीं बैठाया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 5 की जगह 10 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। और एक कंडीशन क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि उनका जो सदस्य संख्या है विधानसभा का 200 है। 200 का हम अगर लेंगे 1/10 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। तो 20 सदस्यों को लेकर क्या होगा? सभा गठित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 10 से ज़्यादा आ रहा ना 20, इसीलिए तो 20 सदस्यों को लेकर विधानसभा का बैठक बिठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कहलाता है गणपूर्ति यानी कि कोरम। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य विधानसभा की कार्यकाल। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी कि नॉर्मली विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी राज्यपाल चाहे तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ठीक है, यानी कि विधानसभा में जो दल सरकार बनाया होता है, अगर उस दल को विधानसभा में बहुमत नहीं मिलता है और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधान परिषद को भंग कर देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो उस समय संसद द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अगर फिर भी अगर ऐसा हो तो फिर से संसद में एक विधेयक पारित कर उसका कार्यकाल और 1 साल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक ही वर्ष में एक ही बार कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ। तो विधानसभा के जो भी कार्य शक्तियाँ हैं वो उन सभी को हम देखेंगे। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो हम जानते हैं कि सूची कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद कानून बना सकता है, राज्य सूची पर विधानमंडल कानून बना सकता है और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये जो राज्य विधानमंडल है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। हालांकि समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राज्य के वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही पारित होती है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो वित्त विधेयक होता है वो केवल विधानसभा में ही पारित होता है और वित्त विधेयक को विधानसभा में लाने से पहले विधानसभा के अध्यक्ष वो चेक करेंगे कि वो वित्त विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं। तत्पश्चात वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति से उस वित्त विधेयक को विधानसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक वर्ष राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में ही पारित होता है। यानी कि धन विधेयक जो कि वित्त विधेयक होता है वो बजट भी उसमें उसके अंदर जाता है। तो इसीलिए जो बजट होता है वो प्रत्येक वर्ष राज्य का विधानसभा में उसे पारित किया जाता है। ठीक है,
धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधेयक को विधानसभा में वापस लौटाना पड़ता है। यानी कि जब धन विधेयक विधानसभा से पारित होकर वो विधान परिषद को भेज दिया जाता है तो विधान परिषद 14 दिन के अंदर उसे विधानसभा को वापस भेजना पड़ता है। ठीक है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब वो वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई विधेयक पहले विधान परिषद से पारित करके विधानसभा में भेजा जाता है तो विधानसभा के इनकार करने पर वो विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी कि पहले अगर विधान परिषद से कोई वित्त विधेयक पारित होकर विधानसभा में लाया जाता है, पहला कौन होगा? पहला होगा विधान परिषद, पहला विधान परिषद, उसके बाद 2 नंबर में आएगा विधानसभा को। ठीक है, अगर विधानसभा उस विधेयक को अगर इनकार कर देता है तो वो विधेयक जो कि वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई साधारण विधेयक पहले विधान परिषद से पारित होता है उसके बाद विधानसभा में जाता है, अगर विधानसभा उस साधारण विधेयक को अगर इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो उस समय उस विधेयक का वहीं पर समाप्त हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो पहला क्या होना चाहिए? पहला विधान परिषद में वो विधेयक पारित होना चाहिए, तब जाकर ऐसा हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। जिस तरह संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई साधारण विधेयक को लेकर अगर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर विधानसभा विधान परिषद में कोई विधेयक को लेकर अगर मतभेद होता है तो राज्यपाल संयुक्त बैठक नहीं बुलाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? वो संसद के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो दिल्ली और पुदुचेरी के जो भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उनको कौन चुनते हैं? उनको चुनते हैं विधानसभा के सदस्य। और विधानसभा के सदस्य को कौन चुनते हैं? विधानसभा के सदस्य को जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और वो जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है? विधायक कहा जाता है। वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है, विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है, विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार संचित निधि से कोई पैसा भी नहीं खर्च कर सकता। यानी कि जो राज्य सरकार का एक अकाउंट होता है जिसे संचित निधि कहा जाता है, उस संचित निधि से एक भी रुपया का खर्च नहीं किया जाएगा जब तक विधानसभा उस पर स्वीकृति नहीं दे देता। ठीक है, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं विधानसभा के सदस्य। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं विधानसभा के सदस्य। यानी कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य हैं, कुल सदस्य का, विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 सदस्यों को विधान सभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है। तो ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो विधानसभा में ही लाया जाता है, जो कि सरकार को गिराने के लिए विरोधी दल के नेता अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद को हम राज्य विधानसभा की तरह बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ेंगे ताकि एक भी डाउट आपके मन में ना आए। ठीक है, जिसे विधान परिषद को अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का स्थायी एवं उच्च सदन कहलाता है।
तो जो विधान परिषद होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता है और स्थायी सदन, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में उसका चुनाव होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य उसमें से सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। तो विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, तो उसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य विधानसभा से विधेयक पारित कर संसद में उस विधेयक को भेजा जाता है। संसद अगर उसमें साधारण बहुमत से अगर उसको स्वीकृति देता है तो राज्यपाल के अनुशंसा पर यानी कि राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य विधान परिषद को समाप्त या फिर गठन किया जा सकता है। तो ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सके या फिर उसका गठन किया जाए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर उसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्य के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्यपाल की अनुशंसा पर उस राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कर सकती है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यदि कोई राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर समाप्ति करने का कोई प्रस्ताव विधानसभा से पारित होता है तो वो विधानसभा अपने कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद में भेजा जाएगा। ठीक है, अगर संसद से भी उस प्रस्ताव पारित होगा तो यहाँ पर राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद का समाप्ति या फिर गठन किया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य विधान परिषद की गठन, जो कि अनुच्छेद 171 में दी गई है। वहाँ पर क्या दिया था? राज्य विधान सभा की जो गठन है वो अनुच्छेद 170 में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर विधान परिषद का 171 में दिया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन वर्णित है। ये चीज़ अभी हमने बताया। विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और राज्यपाल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यानी कि विधान परिषद के सदस्यों को जो भी सदस्य निर्वाचित करते हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, और उसमें राज्यपाल जो है कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो आगे चलकर देखेंगे कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को कौन कौन सदस्य चुनते हैं, उसको आगे चलकर हम देखेंगे। ठीक है, विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और साथ ही साथ किसी भी विधान परिषद के सदस्य की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। यानी कि विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या होते हैं वो विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकती और ना ही 40 से कम हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। विधानसभा के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं हो सकती और 40 से भी कम नहीं हो सकती। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो अपना विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा से विधेयक पारित कर संसद में भेज दिया है, क्योंकि राज्य विधानसभा से जो भी नियम कानून बनाने के लिए विधानसभा से कोई विधेयक पारित किया जाता है तो वहाँ पर जो विधान परिषद के जो विरोधी के सदस्य हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए उनका प्रस्ताव को डिले कर देते हैं विधान परिषद में। इसीलिए वो चाहता है कि विधान परिषद को समाप्त किया जाए। तो इसीलिए अब जो जगनमोहन रेड्डी का जो सरकार है वो विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज दिया है। अगर संसद वो साधारण बहुमत से अगर उस विधेयक को पारित कर लेता है तो वहाँ पर विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट चलते हैं।
अब देख लेते हैं विधान परिषद की सदस्य का चुनाव, यानी कि विधान परिषद की सदस्य का चुनाव वो कौन कौन करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य को कौन चुनता है, स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत और नगर पालिका के सदस्य चुनते हैं 1/3 सदस्य को विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 नेक्स्ट कौन चुनता है, राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 सदस्यों को कौन चुनते हैं, और राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं 1/3 सदस्य। नेक्स्ट राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कितने को, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट 1/12 सदस्य यानी कि विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/12 सदस्य को माध्यमिक स्तर यानी कि सेकेंडरी स्कूल के टीचर चुनते हैं, यानी कि जो 3 साल से पढ़ाते आ रहे हैं या फिर उनके पास 3 वर्ष का जो भी अनुभव है उसके आधार पर वो विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/12 सदस्यों को वो चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कि लास्ट है वह है विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/12 सदस्य स्नातकों ग्रेजुएट्स द्वारा 3 वर्ष का अनुभव, यानी कि ऐसे ग्रेजुएट्स जिनके पास 3 साल का डिग्री है, ऐसे ग्रेजुएट्स विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये जितने भी सदस्य विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं उनका जो चुनाव प्रणाली क्या होता है, उनका चुनाव प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार विधान परिषद के सदस्य को चुनते हैं। यानी कि ये क्या होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि आप जिस भी सदस्य को आप पहला प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि आप जिस भी सदस्य को पहला पसंद करते हैं उसका नाम 1 नंबर पे लिखेंगे, यानी कि ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद आप जिस सदस्य को आप पसंद करते हैं उसका नाम 2 नंबर पे लिखिए। ठीक है, उसके बाद जिस सदस्य को आप पसंद करते हैं उसका नाम 3 नंबर पे लिखिए। इस तरीके से सीरियली 1 2 3 वाइज जितने भी सदस्य होते हैं उनका नाम अपने प्रायोरिटी के अनुसार, जिसको आप ज़्यादा प्राधान्यता देते हैं, जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका नाम ऊपर लिखेंगे। उसके बाद ऐसे नीचे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो चुनाव होता है उसको कहा जाता है एकल संक्रमण मत पद्धति। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, यानी कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्य करते हैं। तो विधानसभा की तरह जो कि विधान परिषद के जो भी सभापति और उपसभापति होते हैं उनका चुनाव विधान परिषद के सदस्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जिस तरीके से संसद में जो उच्च सदन होता है राज्यसभा का, जो भी सभापति और उपसभापति होते हैं तो उनमें जो सभापति होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर विधान परिषद में सभापति और उपसभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्य में से ही चुना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है राज्य विधान परिषद की कार्यकाल। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, राज्य विधान परिषद एक स्थायी सदन है। तो जो राज्य विधान परिषद है उसको तो समाप्त किया जा सकता है पर उसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो सदस्य है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में निर्वाचित किए जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जो भी सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनके स्थान को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इस तरीके से विधान परिषद जो कि है आगे चलता जाता है, उसका भंग नहीं होता है लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि विधान परिषद के जो भी सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उस 1/3 सदस्यों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। इसीलिए विधान परिषद भंग नहीं होता, वो आगे चलता रहता है। ठीक है, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर उसे भंग नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है उनका योग्यता।
वो भारत का नागरिक हो, ये तो होता है, वो पागल या दिवालिया घोषित ना हो किसी न्यायालय द्वारा, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, ये चीज़ तो होता है हर में कॉमन। तो उसमें एक ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि वो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जो विधान सभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और विधानसभा का 25 वर्ष न्यूनतम हो। ठीक है, विधान परिषद का कार्य और शक्तियाँ, धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। यानी कि विधान परिषद जो है वो विधानसभा से पारित किया गया कोई धन विधेयक है उसको 14 दिन तक रोक सकता है। उसके बाद भी अगर विधान परिषद उस विधेयक को पारित नहीं करता है तो 14 दिन के बाद ऐसा माना जाएगा कि उस विधेयक विधान परिषद से पारित हो चुका है। ठीक है, तो 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकता है। नेक्स्ट, साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकता है। यानी कि ये क्या है, तो इसको मैं समझाता हूँ। यानी कि जब विधानसभा से कोई साधारण विधेयक विधान परिषद में भेजा जाता है तो विधान परिषद उन साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। उसके पश्चात वो विधानसभा को उस विधेयक को लौटा देता है। अगर उस विधेयक को विधानसभा फिर से विधान परिषद को भेजेगा तो वहाँ पर 1 माह का समय रहता है कि वो 1 माह के अंदर उस विधेयक को चाहे तो वो पारित कर सके। अगर नहीं भी पारित करता है तो विधान परिषद से पारित हुआ माना जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि साधारण विधेयक के केस में विधान परिषद जो है 4 माह तक रोक सकता है कोई साधारण विधेयक को। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और धन विधेयक को 14 दिन तक और साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट आता है, मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि चाहे मंत्री वो विधानसभा से बने या फिर विधान परिषद से बने, वो मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे क्यों ना विधान परिषद से वो चुने जाएं, लेकिन वो जो मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री वो विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी रहना पड़ेगा। ये पॉइंट ये कह रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमुख अनुच्छेद, यानी कि विधानमंडल से रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रमुख अनुच्छेद बन सकते हैं उन अनुच्छेद को मैंने यहाँ पर लिया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन के बारे में कहता है, जो कि हम ये सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर एक अब हम लोग देख लेते हैं कि इसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। तो अनुच्छेद 168 क्या कहता है, राज्य के विधानमंडल का गठन, यानी कि राज्य के विधानमंडल का गठन के बारे में अनुच्छेद 168 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, यानी कि अनुच्छेद 169 के तहत अगर किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना है या फिर उसका स्थापना करना है तो विधानसभा से एक विधेयक पारित होकर संसद में भेजा जाएगा। अगर संसद में लोकसभा और राज्यसभा से वो विधेयक साधारण बहुमत से अगर पारित होता है और उसके बाद राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद का स्थापना या फिर उसका समाप्त किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 169 ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, यानी कि अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि विधानसभा का संरचना या कि गठन के बारे में हमें अनुच्छेद 170 में देखने के लिए मिलता है। ये सब कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, यानी कि अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में दी गई है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। उसके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया जो भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप मेरे ये सेशन से कुछ नया सीख पाए होंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा और नया कुछ सीख पाए तो मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।